हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। पोर्टो रिको में एक जगह का नाम है एरिसीबो, जहां 1974 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप से एक रेडियो मैसेज स्पेस में भेजा गया। अब ये मैसेज था बाइनरी कोड में, जो कि M13 स्टार क्लस्टर की तरफ भेजा गया था, जिसे वहां पहुंचने में लगभग 25,000 साल का समय लगने वाला था। तो वैज्ञानिकों की टीम को कोई टेंशन नहीं थी कि कभी कोई रिप्लाई आएगा, मतलब उनके जीवन काल में तो ना आने वाला था। और वो मस्ती मजाक में जाम छलकाते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, लो जी हमने सत्यानाश के बीज बो दिए हैं, जिन्हें काटने की जिम्मेदारी आने वाली जनरेशन की है। और वो सही थे, क्योंकि सन 2001 में उनके द्वारा छोड़े गए मैसेज का रिप्लाई आया और बड़े जोरदार तरीके से आया, जिसे दुनिया आज के समय एरिसीबो मैसेज के नाम से जानती है। अब इस मैसेज से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या। क्योंकि इस मैसेज के आने के बाद जिन नौटंकियों का सिलसिला चला वो आज तक जारी है। ये मैसेज लिखा था फ्रैंक ड्रेक और कार्ल सैगन ने, जिसका उद्देश्य था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ को ये बताना, यानी एलियंस को ये बताना कि भैया हम लोग धरती पे बड़ी तरक्की कर चुके हैं, तो अगर तुम्हारा मूड हो तो एक दो विजिट कर लो यहाँ पर। और जिस समय ये काम किया गया था भाई साहब, वैज्ञानिकों की इतनी छीछालीदर हुई थी, मतलब दुनिया ने बहुत भर भर के कोसा था कि क्या ऊट पटांग काम कर दिया। अब ये काम तो कर चुके थे, तो इसके बाद वही हुआ जिसका सब लोगों को डर था। 2001 इंग्लैंड हैम्पशायर, ये वो समय और जगह थी जहाँ एक क्रॉप सर्कल मिलता है, और ये उसी सवाल का जवाब था जो वैज्ञानिकों ने एरिसीबो मैसेज में पूछा था। अब इससे पहले कि मैं आपको एलियंस के द्वारा इंसानों के लिए छोड़े गए संदेश के बारे में बताऊं, जरा क्रॉप सर्कल का इतिहास जान लेते हैं। तो भैया खेत खलिहानों में ये अजीब तरह की चित्रकारी 1678 से ही मिल रही है, और उस जमाने में लोग इन्हें दुष्ट आत्माओं का श्राप मानते थे। मतलब हाँ, दुष्ट आत्माएं भी श्राप देती हैं। अब कुछ लोग इसे यूएफओ नेस्ट भी कहते थे, लेकिन जहां पर भी क्रॉप सर्कल दिखाई देते थे वहां एक चीज कॉमन थी, वो ये कि ये हमेशा रात में ही बनते थे। दूसरी चीज, हर क्रॉप सर्कल के आसपास उड़ते हुए रोशनी के गोले दिखाई देते थे, और ये उन लोगों का दावा था जिन्होंने क्रॉप सर्कल सबसे पहले देखे। सबसे पहले क्रॉप सर्कल की फोटो 1937 में अंग्रेजों के साइंस जर्नल में छपी थी। फिर ये क्रॉप सर्कल 1945 में दिखाई दिए। फिर 1952 में अमेरिकी वायुसेना ने इन क्रॉप सर्कल्स के ऊपर जांच पड़ताल शुरू कर दी, और खेत खलिहान में ये अजीब तरह की चित्रकारी इसी तरह से ही लगातार चलती ही रही, जो कि बहुत सिंपल डिजाइन से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन तक थे। लेकिन कभी भी किसी को इनका कोई मतलब समझ में नहीं आया, और ना ही किसी ने इन्हें अपनी आंखों से बनते हुए देखा था। लेकिन एक दिन किसी ने इन्हें बनते हुए देखा भी और कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया। सन 1996 में जॉन हिली नाम का एक इंसान इंग्लैंड के ओलिवर कैसल में कैंपिंग कर रहा था, तभी उसकी नजर उड़ते हुए रोशनी के गोलों पर पड़ती है, और वो फटाफट अपना कैमरा उठाकर उसकी वीडियोग्राफी शुरू करता है, और देखते ही देखते पहली बार बनता हुआ क्रॉप सर्कल कैमरे में कैद होता है। अब इस घटना से पहले वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे थे कि क्रॉप सर्कल के पीछे कोई और कारण हो सकता है, जिसके बारे में शायद अभी ना समझ में आ रहा हो, पर फ्यूचर में आ जाए। पर किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये यूएफओ से जुड़ जाएगा। अब क्योंकि ये चीज यूएफओ से जुड़ गई थी, तो अब समस्या थी ये कि आखिर इनके मैसेज को समझा कैसे जाए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि बस एलियन उठे, मुंह उठा के आए और चित्रकारी करके चल दिए। जरूर इन अजीब चित्रों के पीछे कोई ना कोई मैसेज तो जरूर होगा। अरे हाँ, मैसेज से याद आया, आपको याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे एरिसीबो के साइंटिस्ट ने एक बाइनरी मैसेज स्पेस में छोड़ा था, लेकिन आखिर उन्होंने अपने मैसेज में ऐसा लिखा क्या था, आइए बताता हूँ। क्योंकि इस मैसेज के बाद जो एलियंस का रिप्लाई आया वो उसी भाषा में था जिस भाषा में ये मैसेज भेजा गया था, यानी बाइनरी कोड में। सबसे ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे गए, मतलब लेफ्ट टू राइट में, और उसके नीचे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखा गया, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो इन्हीं चीजों से मिलकर बना है, और इसका रंग रखा गया पर्पल। और क्योंकि कार्बन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसे टॉप पे रखा गया। इसके बाद ग्रीन कलर में न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए को बनाने वाले केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा गया, और इसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बनाया गया। देखो, अगर बायो की कोई टर्मिनोलॉजी मैं गलत बोल देता हूँ तो उसको भूल चूक समझ के माफ कर देना, क्योंकि बायो में थोड़ा सा अपना हाथ तंग है, ज्ञान की गरीबी है। फिर इसके बाद एवरेज ह्यूमन हाइट यानी कि 5 फुट 9 इंच और उसका स्ट्रक्चर बनाया गया, और उसके बाद दिखाया गया सोलर सिस्टम और 9 प्लैनेट्स। और आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि प्लैनेट तो 8 होते हैं, तो भैया मैं आपको बता दूं, सन 2006 में प्लूटो से उसका प्लैनेट का ताज छीना गया था। 1974 में तो 9 ही प्लैनेट थे, मेरे स्कूल टाइम में भी 9 ही थे। और इसके नीचे जानकारी दी गई कि भैया ये जो मैसेज हम आपको भेज रहे हैं, ये भेजा है हमने एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप से, और इस काम को करने में लगभग 1679 बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया, और इस सिग्नल को भेजने की फ्रीक्वेंसी थी 2380 मेगाहर्ट्ज, और इसे 10 हर्ट्ज की शिफ्टिंग से मॉड्यूलेट भी किया गया। और इस पूरे मैसेज को भेजने में लगभग 3 मिनट के आसपास का समय लगा था। अब क्योंकि रेडियो सिग्नल की मदद से हमने मैसेज भेजा था जो कि स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करता है, तो जिस चीज की तरफ हमने मैसेज
भेजा था, वहाँ इसे पहुँचने के लिए लगभग 2500 साल यानी 25,000 ईयर्स का समय लगने वाला था। और मैं यूं कहूं कि अगर वहाँ इसे कोई पकड़ लेता, इस मैसेज को कोई रीड करता और रिप्लाई करता, तो इस मैसेज का रिप्लाई आने में लगभग 50,000 साल का समय लग जाता। 25 जाने के 25 आने के, तब तक तो धरती का क्रियाक्रम हो लेता। लेकिन 14 अगस्त 2001 ये वो तारीख थी जिस दिन चिलबोल्टन रेडियो टेलीस्कोप के नजदीक एक खेत में, जो कि इंग्लैंड में है, ग्राउंड पर अजीब तरह की आकृति बन जाती है, मतलब क्रॉप सर्कल, जो कि बाकी क्रॉप सर्कल से बिल्कुल अलग था, क्योंकि जमीन से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गेहूं के खेत में लुटलुटी कर गया हो, जैसे कोई आवारा जानवर खेत में घुस गया हो और उसका जहां मन करा वो लेट गया, तो ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची आकृतियां बन गई। लेकिन जैसे ही ये क्रॉप सर्कल हेलीकॉप्टर से ऑब्जर्व किया गया, सबके होश उड़ गए। पहली बार देखने को मिला एक चेहरा, एक एलियन चेहरा, जो कि 3 दिन बाद गायब हो गया। और उसके बाद हमें मिला एरिसीबो आंसर, यानी कि 1974 में जो जानकारी हमने एलियंस की तरफ छोड़ी थी उसका जवाब आ चुका था, वो भी उसी भाषा में जो हम समझ सकते थे, यानी बाइनरी डिजिट्स। अब जैसे हमारे मैसेज में हमने अपना मेन एलिमेंट कार्बन बताया था, उन्होंने अपना मेन एलिमेंट सिलिकॉन बताया और डीएनए का स्ट्रक्चर भी बदल दिया। जो ह्यूमनली फिगर उन्होंने बनाई थी उसका सर काफी बड़ा था और इसके अलावा बाकी और चीजें लिखी थी जिनके बारे में ढंग से अंदाजा नहीं लग पाया, पर ये उसी मैसेज से मिलती जुलती थी जो हमने भेजा था। आपको क्या लगता है, जितनी भी पिक्चर्स आप एलियंस की देखते हो, इंटरनेट पर देखते हो, आखिर ये चेहरा कहां से आया? सबका चेहरा एक जैसा क्यों है? अगर नहीं पता तो अब पता लगने वाला है, क्योंकि एरिसीबो आंसर के 1 साल बाद एक और मैसेज मिलता है जिसमें चेहरा बिल्कुल साफ साफ बना हुआ था और एक और मैसेज लिखा था। अब जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिकोड करने के लिए ASCII का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अमेरिका वाले तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे इस टाइम में दिखा रहा हूँ और इस इंफॉर्मेशन का लिंक भी मिल जाएगा, तो किसी को इसके बारे में और जानना हो तो वो उस लिंक पर जाकर पढ़ सकता है। अब जरा ये मैसेज सुन लो। Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain, but still time. Believe. There is good out there. We oppose deception. Conduit close. अब इसका जिसको जो मतलब निकालना है वो निकाल सकता है। मैं इस मैसेज के मीनिंग की कंट्रोवर्सी से दूर रहूंगा। अब ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि एलियंस धरती वासियों से कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ क्रॉप सर्कल के सहारे ही नहीं बैठे थे, बल्कि और भी बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें से एक का हमें पता लगा उस दिन जिस दिन सन 2004 में रॉबर्ट रिज नाम का एक आदमी न्यू मैक्सिको में एक हिरण का शिकार कर रहा था। तब उसे रेत में एक पत्थर मिलता है जिस पर एक अजीब सा डिजाइन बना हुआ था। वो उस पत्थर को अपने साथ ले आता है, लेकिन इस बात को वो सीक्रेट नहीं रखता, बल्कि वो सबको बताता है और जल्दी ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। फिर जब उस पत्थर पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि वो एक लोड स्टोन था और लोड स्टोन नेचुरल मैग्नेट्स को कहा जाता है, यानी जमीन से निकलने वाला मैग्नेटिक मटेरियल। अब जब इस पत्थर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो ये पाया गया कि ये निशान किसी भी मशीन के द्वारा नहीं बनाए गए, ये नेचुरल थे और लोड स्टोन उस एरिया में नहीं पाए जाते जहां पर ये पत्थर मिला था। और कमाल तो तब हो गया जब ये बात सामने आई कि इस पत्थर पे जो डिजाइन बना हुआ था वो 8 साल पहले यानी कि 1996 में एक क्रॉप सर्कल के रूप में पहले ही खोजा जा चुका था। अब जाहिर सी बात है, जिसके साथ भी एलियंस का नाम जुड़ेगा या फिर उनसे जुड़ी हुई चीजों के साथ जुड़ जाएगा उसे पॉपुलैरिटी तो मिलनी ही थी। तो इस चीज का बहुत से लोगों ने फायदा भी उठाया और बहुत बड़े बड़े झूठ भी बनाए, जिनमें से एक का पता लगा तब जब 9 सितंबर 1991 में इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज कवर स्टोरी छाप दी, जिसमें न्यूज़पेपर ने यह बताया कि कैसे 60 साल के नौजवानों ने पूरी दुनिया को चूना लगाया, क्रॉप सर्कल के नाम पे चूना लगाया। और भाई साहब 60 साल की उम्र में ऐसी हरकतें कौन करता है? ये चूना लगाने का काम तो नौजवानों का ही है, तो ये 60 साल में नौजवान ही कहलाएंगे, मतलब एटलीस्ट मैं तो नौजवान ही कहूंगा। तो भाई साहब इन्होंने क्या काम किया कि अपने गले में डालकर एक रस्सी और पैर के नीचे पट्टा अपने गेहूं के खेत में दबादब पेड़ों को पैरों के नीचे दबाना शुरू कर दिया, जिससे पैदा हुआ क्रॉप सर्कल। और बस हो गई ये फेमस, चारों तरफ अर्चे पर्चे खर्चे और इनके ही चर्चे, बस यही चल रहा था। लेकिन फिर इनका भांडा फूट गया, किसी ने इनकी चुगली कर दी तो उसमें भी इनको फायदा मिल गया, क्योंकि इन्होंने खुद टीवी पर आकर ये बात कबूल करी तो फिर से इन्हें पूरी फुटेज मिली। और इसके बाद एंट्री होती है विरोध की कीर्तन मंडली की, जो शुरू से ही ये बात कह रही थी कि भैया क्रॉप सर्कल नाम की कोई चीज होती ही नहीं, ये तो बस कुछ ठग लोगों का काम है। और जैसा कि आप जानते हो कि हर चीज का विरोध करने वाले हर जगह मौजूद रहते हैं, तो यहाँ पर भी थे, आखिर उनकी दाल रोटी इसी से तो चलती है। अब ये बात बिल्कुल ठीक थी कि इन दो बुढ़े बाबाओं ने क्रॉप सर्कल बनाए थे, लेकिन साथ
सारे क्रॉप सर्कल इनके बनाए हुए तो नहीं हो सकते, लेकिन इस बात को साबित कैसे करें कि कौन सा क्रॉप सर्कल नेचुरल है और कौन सा क्रॉप सर्कल बनाया गया है? क्या इसको साइंटिफिक तरीके से साबित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और किया भी गया है। तो क्या ऐसा कोई क्रॉप सर्कल मिला है जिसे इंसानों ने ना बनाया हो? बिल्कुल मिला है। देखिए, जो क्रॉप सर्कल इंसानों ने बनाए हैं उसके निशान प्लांट्स पर बड़ी आसानी से मिल जाते थे। वो एक साइड से बैंड थे, उन गिरे हुए पौधों का रंग भी बदल जाता था और इस बनाए हुए क्रॉप सर्कल में कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं था, मतलब पेड़ टेढ़े मेढ़े तरीके से जमीन पर पड़े थे। लेकिन कुछ क्रॉप सर्कल ऐसे भी थे जिनकी लेयर्स बिल्कुल पानी की तरह बिछाई गई थी, उन पर कोई निशान नहीं था और पेड़ों के गिरने के बाद वो लगातार ग्रो भी करते रहे और कुछ समय बाद खड़े भी हो गए। अब इन क्रॉप सर्कल्स को ये मानना कि ये इंसानों ने बनाए हैं, ये साबित नहीं हो पाया था, पर इस बात को लेकर वैज्ञानिक इतने श्योर कैसे थे? क्योंकि उन्होंने खुद क्रॉप सर्कल बनाने की कोशिश की और उन्होंने ये पाया कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से क्रॉप सर्कल को बना ही नहीं सकते। फिर एक दिन उन्हें पके हुए गेहूं के खेत में एक क्रॉप सर्कल मिला और जैसा कि आप जानते हो, जब गेहूं पककर सुनहरा हो जाता है तो उसकी बाल अपने वजन से टेढ़ी हो जाती है, लेकिन उस क्रॉप सर्कल में जो पेड़ जमीन पर लेट गए थे उनकी बाल टेढ़ी नहीं थी, पकने के बाद भी टेढ़ी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, रेडिएशन ऐसा कर सकता है। पर खेत में रेडिएशन कहां से आएगा, यही तो पता करना है। देखिए, गेहूं के पेड़ का तना एपिकल नोड से सेपरेट होता है और 1990 के बायोफिजिसिस्ट विलियम लेवेनगुड ने क्रॉप सर्कल से गेहूं के पौधों को निकालकर स्टडी करना शुरू करा और उन्होंने ये पाया कि गेहूं के पेड़ के नोड अंदर से फटे हुए थे और ये एक इंटरनल डैमेज था। जैसे पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव में रखने पर मकई के दाने अंदर से फटकर पॉपकॉर्न का रूप लेते हैं, ऐसे ही गेहूं के नोड अंदर से डैमेज हुए थे और ये सिर्फ माइक्रोवेव रेडिएशन से ही पॉसिबल था। इस चीज को फेक नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों ने भी खेतों में क्रॉप सर्कल बनते हुए देखे थे या बनने के बाद देखे थे, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि उन्हें क्रॉप सर्कल के ऊपर धुआं उठता हुआ नजर आया। वो धुआं नहीं था, वो स्टीम थी। और कुछ क्रॉप सर्कल के ऊपर तो मैग्नेटाइज्ड आयरन की लेयर भी मिली है, बहुत पतली लेयर, और वो लोहा नहीं जो हमारे यहाँ मिलता है, बल्कि मीटेरॉइड आयरन, जिसे मैग्नेटिक ग्लेज के नाम से जाना जाता है। अब क्रॉप सर्कल के साथ यही एक अजीब बात नहीं थी, बल्कि कुछ क्रॉप सर्कल तो प्रॉपर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी थे, जैसे कि ये जिसमें पाई की वैल्यू 10 डिजिट तक दिखाई गई है। और इसी तरह से क्रॉप सर्कल्स में गोल्डन रेशियो और फिबोनाची नंबर्स भी मिले हैं। इसके अलावा क्रॉप सर्कल्स में सिमेटिक पैटर्न भी मिले हैं। सिमेटिक पैटर्न, ये वीडियो तो आपने देखी ही होगी, जिसमें एक प्लेट के ऊपर कुछ रेत के दाने डालकर जब उसे वाइब्रेट किया जाता है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग पैटर्न बनते हैं। तो क्या क्रॉप सर्कल का मीनिंग कोई फ्रीक्वेंसी है? हो भी सकती है। और कुछ क्रॉप सर्कल में तो दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए भी देखे गए हैं। अब ये चीज स्पेशल है, क्योंकि अगर दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं तो वो एक मैग्नेटार बनाते हैं। और मैग्नेटार यूनिक इसलिए हैं क्योंकि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स में किसी और चीज की नहीं है। अगर थ्योरेटिकली बात करें तो मैग्नेटार की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है जो अपने चारों तरफ स्पेस टाइम को पूरी तरह से कर्व कर देती है और हमें मिलता है वर्म होल। हालांकि ये सब थ्योरेटिकल है पर पॉसिबल है। लेकिन अगर स्पेस में वर्म होल है तो वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? वैसे जिनको वर्म होल के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूँ। वर्म होल स्पेस टाइम के दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, जिसमें से अगर ट्रेवल किया जाए, मान लेते हैं कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में, जहाँ जाने में हमें हजारों साल लग जाएंगे या लाखों या करोड़ों भी, तो ये सफर कुछ घंटों या कुछ मिनटों का ही रहेगा। वर्म होल ऐसा कर सकता है। एटलीस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो यही कहा है। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी क्रॉप सर्कल हमें मिल रहे थे वो सारे रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न से थे, मतलब ऐसी आकृतियां थी जिन्हें हम पहचान सकें। कुछ ऐसी भी थी जिनका कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा था। तब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकोला रोमेंस्की ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने ये सोचा कि मान लेते हैं कि कुछ क्रॉप सर्कल हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हम एलियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरे क्रॉप सर्कल हमें स्पेस में वर्म होल के बारे में बता रहे हैं और कुछ क्रॉप सर्कल उस वर्म होल की लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन सवाल आता है ये कि आखिर हम उस वर्म होल तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे तो वर्म होल के पास पहुंचा ही नहीं जा सकता। रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट से ये काम करना लगभग नामुमकिन है, तो कोई एयरक्राफ्ट भी होना चाहिए ना। और जो आप सोच रहे हो वही होने वाला है। ये जो क्रॉप सर्कल थे जिनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, जब इनको 3D सॉफ्टवेयर में डालकर इनकी पिक्चर बनाई गई, 3D मॉडल बनाया गया, तो वो कुछ उन्हीं डिस्क शेप एयरक्राफ्ट की तरह दिखने लगा जो आपको आजकल हर पिक्चर या वीडियो में देखने को मिलते हैं। यानी एलियंस का शिप देखने में कैसा होगा, ये पिक्चर हमने अपने मन से नहीं बनाई है, बल्कि इसका आइडिया हमें क्रॉप सर्कल से ही मिला है। अब जैसे ही अपने वैज्ञानिक को ये पता लगा कि ये तो एक स्पेसशिप का डिजाइन है, तो उसने फंडिंग जुटाने की कोशिश करी और उसे फंडिंग मिल भी गई, लेकिन फंडिंग पूरी नहीं पड़ी और प्रोजेक्ट को बीच में ही रोकना पड़ा। अब कुछ पल के लिए मान लो कि जो क्रॉप सर्कल है उसने हमें स्पेसशिप का डिजाइन दिया, लेकिन ऐसे स्पेसशिप को आप पावर कैसे करोगे? धरती पे तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो
इतनी पावर जनरेट कर सके। और यहाँ पर एंट्री होती है नाजियों के द्वारा बनाई गई ग्लॉक और एंटी ग्रेविटी मरकरी इंजन की, जिनके काम करने के तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि ये चीजें काम करती थी। अब यहाँ पर बॉब लजार का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि ये वो वैज्ञानिक थे जो एरिया 51 में एलिमेंट 115 के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उनका ये कहना था कि एलियन शिप को एलिमेंट 115 से पावर दी जा सकती है, लेकिन 90s 80s में तो एलिमेंट 115 नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन सन 2003 में एलिमेंट 115 मिल गया और बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एलियन शिप्स एलिमेंट 115 के सिलेंडर्स को बहुत तेजी से घुमाकर एंटी ग्रेविटी पैदा करती हैं, जैसा मरकरी इंजन्स के लिए कहा जाता था, और कुछ लोग तो आज भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर आखिर वैज्ञानिक किस नतीजे पर पहुंचे कि भैया क्रॉप सर्कल का क्या तो कारण है और उनसे कौन कौन सी जानकारी हमें मिल रही है। तो देखिए, ये जानकारी सरकारों ने पब्लिक डोमेन में कभी भी नहीं आने दी। मतलब आज भी सरकारों की तरफ से क्रॉप सर्कल एक मिस्ट्री है। वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई है, अगर उन्हें पता है तो। और अगर पता ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा अगर उन्होंने क्रॉप सर्कल की मिस्ट्री को डिकोड कर भी लिया है तो भी सरकारें, आप जैसा कि जानते हो, बहुत सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाती हैं जिनकी जानकारी वो बाहर नहीं आने देंगी। तो फिलहाल के लिए क्रॉप सर्कल एक मिस्ट्री बना हुआ है जिसके ऊपर सरकारें बोलने से बच रही हैं। अब बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि आखिर ये सारी अजीब चीजें विदेशों में ही क्यों होती हैं। अब ये सवाल कुछ ऐसा है जैसे कि अमेरिका सबसे अमीर क्यों है, अमेरिका की मिलिट्री सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो मेरी सलाह है कि आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि अमेरिका के पास पैसा और मिलिट्री पावर कैसे आई। दूसरी चीज, हमारा देश जिस समय गुलामी में था तो यहाँ पर इतनी ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, और जब आप साइंस पर काम ही नहीं करोगे, रिसर्च ही नहीं करोगे, तो आपको चीजें कहां से मिलेंगी। और जिस समय हम गुलाम थे उस समय अमेरिका यूएफओ ढूंढ रहा था। बिना खोजे कोई चीज नहीं मिलती। और जैसा कि आप देख रहे हो, जब हमने विज्ञान पे काम करना शुरू करा तो आज मून के साउथ पोल पर सबसे पहले हम ही पहुंचे हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज हमारे कल्चर से भी जुड़ी हुई है। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ किसी ने उड़ता हुआ ऑर्ब देख लिया, उड़ता हुआ गोला देख लिया, तो जैसे ही वो दिखाई देगा एकदम तुरंत उसी क्षण तंत्र मंत्र डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे माहौल में विज्ञान का पर्सपेक्टिव डेवलप करना ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल के लिए क्रॉप सर्कल की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, ऑफिशियली तो अनसॉल्व्ड ही है। बाकी सच क्या है ये सरकारें इतनी आसानी से तो पब्लिक डोमेन में नहीं आने देंगी। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।